हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं एवोल्यूशन एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टार्टेड विद हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल होता क्या है ये मैंने आपको समझा दिया था। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में हम लोगों को बताया जाता है कि जितने भी किसी भी जीन के अलील्स होते हैं, अगर वो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव लेके हम चलते हैं, सो डोमिनेंट वाले को अगर हम ए लें तो उसको पी माना जाता है, और रिसेसिव वाले को अगर स्मॉल ए लें तो उसको क्यू माना जाता है। तो इन दोनों अलील्स का किसी भी पॉपुलेशन में जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है एंड दैट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है। और एक और चीज़ बोली जाती है कि ये पी हमें पता है दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, यानी डोमिनेंट अलील दैट इज़ इस तरीके से होमोजाइगस तरीके से या हेट्रोजाइगस तरीके से। सिमिलरली ये वाला जो स्मॉल ए है या रिसेसिव है, ये भी हमें पता है कि होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस इस तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि इनके 3 तरह के जीनोटाइप्स पॉसिबल हो पाते हैं। तो ये तीनों ही जीनोटाइप्स पॉपुलेशन में अकॉर्डिंग टू दिस हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, ये P प्लस Q जो कि इज़ इक्वल टू 1 है, तो इसको ही अगर हम स्क्वायर बोथ साइड्स लेके चलें तो इस तरीके से लिया जाता है। मैं ये अलग तरीके से थोड़ा समझा रही हूँ अभी आपको। तो इसको हम लोग अगर डिराइव करके देखें तो ये मैं थोड़ा अलग तरीके से करा रही हूँ, देखो दोनों ही तरीके से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को ईजिली। तो पी स्क्वायर प्लस 2PQ इज़ इक्वल टू क्यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, तो ये लिया जाता है। ठीक है। तो अब ये प्रिंसिपल बोल देता है कि इन दोनों का सम इसके बराबर है, और यहाँ पे फिर इस इक्वेशन के जैसे हम क्यों इसको डराइव करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि जो होमोजाइगस डोमिनेंट है दैट इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर, होमोजाइगस रिसेसिव इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, एंड वेयर एज हेट्रोजाइगस 1 इज इक्वल टू 2PQ। तो ये भी कंटेंट है, थोड़ा ये भी आपको ध्यान में इसमें रखना होता है। स्पेशली इस वाले में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, PQ अकेला लिख के आ जाते हैं, बिकॉज ए को वो P कंसिडर कर रहे होते हैं और स्मॉल ए को Q, तो वो PQ लिख के आ जाते हैं। तो इट इज़ 2PQ, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ये तो बिल्कुल सेम जैसा ही आ रहा है, ये समझ आ जाता है। लेकिन ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल इसकी मैंने जैसे एक इक्वेशनल एग्जांपल भी आपको देके बताई थी कि कोई भी एक फ्रीक्वेंसी आपको दी जा सकती है और आपको बाकी सारा ढूंढना हो सकता है। तो इस तरीके से हमने ये समझा था, और ये पॉसिबल होता है जब एवोल्यूशन नहीं होता है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम रहता है जब। ठीक है। बायनॉमियल एक्सपेंशन रहती है ये वाली इसकी, ये सारी चीज़ ये हमने डिस्कस किया था। और अगर 1 से कुछ डेविएशन होती है तो वो ये अगर कुछ 1 से डेविएशन होती है तो वो एवोल्यूशनरी चेंज को सिग्निफाई कर रही होती है। ठीक है। और डिस्टर्बेंस अगर इसमें हो जाए तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी एवोल्यूशन को ये सिग्निफाई कर रहा होता है। तो ये कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं? लेट्स डिस्कस अबाउट दीज फैक्टर्स ऑल्सो। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हुए नज़र आते हैं हमें? वो ये 5 फैक्टर्स हैं। जीन माइग्रेशन के लिए हम वर्ड जीन फ्लो भी यूज़ करते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन या नेचुरल सिलेक्शन। अब ये जो हमने हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल की बात की, ये सूट सिर्फ तभी करता है जब कोई वेरिएशन ना आए किसी पॉपुलेशन में, कोई जीन माइग्रेशन ना हो। ठीक है, यानी कि जितने भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं सिर्फ उतने ही प्रेजेंट रहें,
उनमें कोई चेंज ना आए, बाहर से वहाँ कोई ना आए यानी इमिग्रेशन कोई ना हो, और यहाँ से कोई बाहर ना जाए यानी एमिग्रेशन कोई ना हो, और ये सारे के सारे लोग हेल्दी रहें और दे कैन रिप्रोड्यूस अप टू देयर फुल पोटेंशियल, तभी ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कारगर रहता है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को या ये जो 1 का कॉन्स्टेंसी है इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं? ये 5 फैक्टर्स होते हैं। इस पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल और विच कैन नॉट। ये MCQ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने ये पॉइंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इसकी आपके सामने की है, ताकि मेरे स्टूडेंट्स इसमें कभी कंफ्यूज ना हो। तो इसको आप ज़रा नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, सो आई होप आपने नोट कर लिया 5 फैक्टर्स। जीन माइग्रेशन, इनकी पूरी एलैबोरेशन करेंगे हम। जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। सो लेट्स स्टडी देम वन बाय वन। व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ selection of population, when migration of a section of population to another place or population, ये जीन माइग्रेशन की बात हो रही है सबसे पहले। when migration of a section of population to another place, यानी कि एमिग्रेशन, जैसे यहाँ से काफ़ी लोग जैसे अभी फॉरेन अब्रॉड जा रहे हैं, है ना, तो वो क्या हो रही है, एमिग्रेशन। ठीक है, सो व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस, हमारे यहाँ से क्या हो रही है, दूसरी प्लेस पे माइग्रेशन हो रही है।
and population occurs. So when migration of a section of population to another place and population, तो वहाँ की population में हमारे लोग add हो रहे हैं जाके. So gene frequencies in the original, तो हमारे population में भी gene frequency change हो जाती है, कुछ genes कम हो जाते हैं और वहाँ पे नई population में जाके कुछ genes add हो जाते हैं. तो अभी यहाँ की पॉपुलेशन में और वहाँ की पॉपुलेशन, दोनों जगह की पॉपुलेशन में क्या है, माइग्रेशन की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे भी हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल फिर डिस्टर्ब होगा और वहाँ का भी होगा. ठीक है, तो न्यू जीन्स और अलील्स आर एडेड टू न्यू पॉपुलेशन. तो यहाँ के लोग वहाँ पे जाके क्या हो गए, ऐड हो गए. एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम आवर ओल्ड पॉपुलेशन. यहाँ से ओल्ड पॉपुलेशन से ये लॉस्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो देयर वुड बी अ जीन फ्लो इफ़ दिस जीन माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल टाइम. तो यहाँ पे हम लोग ने दो टर्म्स इस्तेमाल की थी, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो. तो जीन माइग्रेशन आप समझ चुके हो कि एमिग्रेशन हो जाए तो यहाँ से कुछ लूज़ हो गई, इमिग्रेशन हो गई. अगर यहाँ पे जैसे कुछ लोग काम करने के लिए आ रहे हैं बाहर स्टेट से, तो वो इमिग्रेशन हो गई. ठीक है, इमिग्रेशन यानी यहाँ पे आ गए कुछ लोग. एमिग्रेशन यानी यहाँ से चले जाना. ठीक है, तो जीन माइग्रेशन में आ जाएंगी ये दोनों चीज़ें. लेकिन अगर ये बहुत बार हो जाए, जैसे इफ़ दिस हैपन्स मल्टीपल टाइम्स, सो देयर वुड बी जीन फ्लो. तो अभी देखो सारे लोग कह रहे हैं कनाडा च जी नवा पंजाब बना के बैठे हुए हैं, है ना. तो कनाडा में नया पंजाब बना के बैठे हुए हैं. तो कनाडा में बहुत बार, क्योंकि यहाँ से माइग्रेशन हो चुका है और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जा चुके हैं, तो वो एक तरीके से क्या हो रहा है, जीन फ्लो हो रहा है. तो अगर इफ़ दिस जीन माइग्रेशन, अगर ये जीन माइग्रेशन, अब तो चलो ये रेगुलर फ्लो हो जाए. अगर हम बात करें बार बार की मतलब एक पूल ये है और दूसरा पूल ये है, तो यहाँ की कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन बार बार इधर ऐड हो जाए. फिर कुछ लोग आए, ये ऐड हो गए, फिर कुछ लोग इधर ऐड हो गए, फिर कुछ लोग इधर ऐड हो गए. तो यहाँ से वो क्या होते जा रहे हैं, डिडक्ट होते जा रहे हैं और इधर वाले में ऐड होते जा रहे हैं. ठीक है, इधर क्या है, ऐड होते जा रहे हैं. तो ये बार बार जब एक पॉपुलेशन यहाँ से उठती है और इधर चली जाती है, बार बार व्हेन दिस हैपन्स, तब हम इसको जीन फ्लो बोल देते हैं. ठीक है, सो इफ़ द सेम चेंज अकर्स बाय चांस, इट इज़ नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो ये तो मर्जी से हो गया. तो अगर फिर हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगला आ गया जेनेटिक ड्रिफ्ट. ठीक है, सेकेंड नंबर क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कब बोलेंगे, इफ़ द सेम चेंज यानी ये माइग्रेशन की पॉपुलेशन आधी या तो सब्ट्रैक्ट हो जाए या नहीं ऐड हो जाए. अगर ये बाय चांस हो जाए तो इसको हम कहेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट. ये बाय चांस कैसे हो सकती है, जैसे भूकंप आ गया तो एक पर्टिकुलर एरिया में भूकंप आ गया, तो उसका कुछ लैंड ड्रिफ्ट होके अलग हो गया. जैसे ये एक पर्टिकुलर लैंड था और इसका इतना हिस्सा टूट गया, इससे अलग हो गया, तो एक लैंड तो ये रह गया और दूसरा लैंड जाके किसी और लैंड के साथ जाके सपोज करो चिपक गया. ठीक है, गोंडवाना लैंड की, जैसे आपने एसएसटी में किया होगा ना कि इनिशियली सारी अर्थ का जो कॉन्टिनेंट्स अभी अलग अलग हैं, पहले वो बस एक गोंडवाना लैंड था, उसके बाद अर्थक्वेक्स वगैरह आते गए तो ये अलग अलग होते रहे. हिमालयाज भी आर द रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक. तो हमारा इंडिया वाला जो पोर्शन, हिमालय वाला पोर्शन है, ये बाद में आके एशिया से जुड़ा. ठीक है, तो ये जिस लैंड से अलग हुआ और यहाँ पे आके जुड़ गया, तो ये एक तरीके से जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, बिकॉज इट हैपेंड बाय चांस. ठीक है, so if same change occurs by chance, it is genetic drift. Sometimes the change in allele frequency is so different in new sample of population that they become a different species.
ठीक है, कई बार ये डिफरेंट, इतना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि ये नई स्पीशीज़ ही ये बन जाते हैं। तो अलील की फ्रीक्वेंसी में कई बार इतना ज़्यादा मेजर चेंज आ जाता है कि ये नई पॉपुलेशन ही कई बार बन जाते हैं। मैं जस्ट ह्यूमंस की एग्जांपल लेके समझा रही थी, ये एक जनरल बात की गई है कि समटाइम्स इट कैन हैपन दैट अ न्यू स्पीशीज़ इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, सो द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन जो है उसको फाउंडर बोलते हैं, और जो ये इफ़ेक्ट आ गया उसको हम फाउंडर इफ़ेक्ट बोल देते हैं। अब ये फाउंडर इफ़ेक्ट आप या नई पॉपुलेशन बन जाती है, ये आप कैसे समझ सकते हैं? ये समझो, एक बॉटल या एक फ्लास्क लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें पत्थर डालने शुरू कर दो, बड़े बड़े पत्थर डालने हैं, तो ये सारी बॉटल जो है बड़े पत्थरों से यूँ भर गई। ठीक है, अब और बड़ा पत्थर इसमें नहीं जा सकता, तो फिर दूसरे पत्थर डालने शुरू कर दिए, अब ये भी और नहीं जा सकते, और डालने शुरू कर दिए छोटे वाले, मिट्टी ही भरनी शुरू कर दी लास्ट में, अब ये भी और नहीं जा सकती। तो अभी इसके ऊपर हो सकता है कि दूसरे कंकर भी ऊपर ही पड़े हैं, तो अचानक से अगर हम इस बॉटल को शेक करेंगे या हिलाएंगे तो यहाँ पे एक ट्रे पड़ी हुई है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो छोटे छोटे हैं पार्टिकल्स वो आके यहाँ पे अलग हो जाएंगे, बिल्कुल सबसे छोटे वाले जो भी हैं। ठीक है, तो इस केस में हमने ग्रीन बनाए थे। तो सबसे छोटे वाले यहाँ पे यूँ अलग हो गए। तो अब ये बाय चांस इस सारी पॉपुलेशन में से ये ग्रीन वाले बाय चांस अलग हो गई। ठीक है, इधर भूकंप आ गया, ये बाय चांस अलग हो गई ये वाले पत्थर। तो सपोज करो ये वाले पत्थर ऑर्गेनिजम्स थे, तो अब ये ग्रीन वाले पत्थर यहाँ पे रेड ब्लू जितना भी पॉपुलेशन थी उन सबसे अलग ग्रो करना शुरू हो गए, तो इनमें अलग टाइप की वेरिएशंस आएंगी। ये अब रेड और ब्लू के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो ये नई पॉपुलेशन तक बना सकते हैं। कुछ इसी तरीके से फाउंडर इफेक्ट जब इंट्रोड्यूस किया था तो इसी तरीके से समझाया गया था, मैंने उसी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, इसमें क्या है बेसिकली, ये आपको जैसे कुछ बॉटल में हर तरह की पॉपुलेशन थी, बाय चांस से कुछ पॉपुलेशन अलग हो गई तो उसने अलग रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। ठीक है, सो दिस वाज हाउ वी वर एक्सप्लेन्ड द फाउंडर इफेक्ट, कि जो नए जैसे ओरिजिनल ग्रीन वाले जो अलग हुए दे वर नोन एज फाउंडर्स, और ये जो इफेक्ट हो गया कि वो नई पॉपुलेशन बन गई, दैट इज फाउंडर इफेक्ट। सो जब माइग्रेशन हुई, व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर्स, दूसरी पॉपुलेशन या जगह पे हो तो जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाती हैं ओरिजिनल, जहाँ से अब यहाँ पे कम हो रहे हैं वो जीन्स जो ये कहीं और जा रहे हैं और वहाँ पे वो जीन्स ऐड हो रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसीज तो दोनों जगह चेंज हो रही है। न्यू जीन्स और अलील्स नई पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं और पुरानी पॉपुलेशन से ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जीन फ्लो अगर यही माइग्रेशन अगर बार बार होती जाए तब हम इसको जीन फ्लो बोलेंगे, लेकिन अगर ये बाय चांस हो जाए तो इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। और कई बार ये जेनेटिक ड्रिफ्ट अचानक से ऐसी चेंज होती है कि ये बाकी पॉपुलेशन से बिल्कुल अलग थलग रह जाती है, जिसकी वजह से ये नई स्पीशीज़ तक बना सकती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहली दो ही टर्म्स थी जो ज़्यादा समझने वाली थी, जीन माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन अगर बार बार हो तो जीन फ्लो, और जेनेटिक ड्रिफ्ट जिससे फाउंडर इफेक्ट वगैरह हो गया, बिल्कुल ही अलग पॉपुलेशन बन गई तो उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोल दिया। ये दो चीज़ें थी जो समझने वाली थी, ये आप समझ चुकी हैं। म्यूटेशंस आप लोग को पता है क्या होता है, जीन रिकम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो नए कम्बिनेशंस बन जाते हैं उसको बोलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन भी डार्विन का हमने पूरा कहानी कर ली है इतनी,
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिटेस्ट क्या है, जो सबसे ज़्यादा अच्छे जीन्स हैं जिसमें सूट ज़्यादा कर रहे हैं, वो सब कुछ, तो वो नेचुरल सिलेक्शन। तो ये बाकी सारी टर्म्स आप समझते हैं, पहली कुछ टर्म्स में ही आपको दिक्कत थी, वो भी आप लोग समझ चुके हैं। ये थोड़ा बड़ा है, 7 मिनट्स लो, इसको नोट डाउन करो। दो तीन मिनट और ले लो यार, फिनिश करो उसको, जल्दी लिखो। दो तीन मिनट दूंगी सिर्फ, और 7 नहीं 5 मिनट बहुत रहेंगे लिखने के लिए।
ओके, सो आई होप आपने नोट कर लिया और समझ आ गया आपको। तो माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट्स शो दैट प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस ऑफ म्यूटेशंस व्हेन सेलेक्टेड विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप्स। क्या है माइक्रोबियल ऑब्जर्वेशंस? आपको ध्यान में होगा एक माइक्रोबियल ऑब्जर्वेशन मैंने भी आपको बताई थी, वो ये थी कि एंटीबायोटिक लेडबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट में भी मैंने आपको बताई कि एम्पिसिलिन मीडियम में ऐड कर दिया तो 4 कॉलोनीज थी टोटल, जिनमें से 3 कॉलोनीज एलिमिनेट हो गई और अचानक से हमें पता चला कि उनमें से एक कॉलोनी रेजिस्टेंट थी एम्पिसिलिन के। ठीक है, एम्पिसिलिन वॉज एंटीबायोटिक और एक रेजिस्टेंट कॉलोनी फिर हमें अचानक से बच गई थी। तो माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट्स सो माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट्स शो दैट प्री एग्जिस्टिंग, उसमें प्री एग्जिस्टिंग थी वो एडवांटेजेस म्यूटेशन, लेकिन जब एनवायरनमेंट चेंज हुई तो वो नया फिनोटाइप या नया ऑब्जर्वेशन वो दिखने में आया। और ओवर द फ्यू जनरेशन ऐसा हो सकता है कि ऐसी कुछ सिलेक्शंस हो जाएं और नई स्पीशीज़ तक बन जाएं। अब देखो हमारे एंसेस्टर्स के कभी टेल रही थी, कभी वो 4 पैरों पे चलते थे, 2 पैरों पे नहीं चलते थे, तो धीरे धीरे सिलेक्शन हुई और आज हम एक नई स्पीशीज़ होमो सैपियंस सैपियंस बन के उभर चुके हैं। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशंस हेरिटेबल यानी जो आगे पास हो सकती हैं, हेरिटेबल वेरिएशंस एनेबलिंग बेटर सर्वाइवल आर एनेबल टू रिप्रोड्यूस एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है हमें पता है कि ऐसी वेरिएशंस जो जनरेशन बाय जनरेशन आगे पास हो जाती हैं, उनमें से कुछ वेरिएशंस यूज़फुल रहती हैं किसी ऑर्गेनिज्म के लिए एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने के लिए। इस वजह से वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं, हेल्दी रहते हैं और ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा प्रोजेनी लीव करते हैं। तो ये ही नेचुरल सिलेक्शन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और डार्विन ने कहा था कि फिटनेस अल्टीमेटली मीन्स रिप्रोडक्टिव फिटनेस, यानी कि दैट इज़ वाई यहाँ पे लिखा हुआ है लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी। सो क्रिटिकल एनालिसिस मेक अस बिलीव दैट वेरिएशंस ड्यू टू म्यूटेशंस और वेरिएशन ड्यू टू रिकम्बिनेशन ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस or due to gene flow or genetic drift result in frequency of genes and alleles in the future generation. So अगर हम क्रिटिकली एनालाइज करें, ध्यान से एनालाइज करें, तो हमें पता क्या चलता है कि वेरिएशंस ड्यू टू म्यूटेशन अगर हो जाए, म्यूटेशन की वजह से वेरिएशंस आ जाती हैं, रिकम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर की वजह से अगर वेरिएशन आ जाए तो म्यूटेशन, जो कि थर्ड कॉज हमने वहाँ पे लिखा है, ठीक है, रिकम्बिनेशन जो फोर्थ कॉज लिखा है। सो वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन, ड्यू टू रिकम्बिनेशन ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस, सेल डिवीजन के टाइम पे, गेमेटोजेनेसिस गेमीट बनने के टाइम पे है ये रिकम्बिनेशन होती है। और ड्यू टू जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो चीज़ें हम ऑलरेडी जीन फ्लो जेनेटिक ड्रिफ्ट ये दोनों भी समझ चुके हैं। तो इन सभी चीज़ों की वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स, अब वेरिएशन जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट समझ चुके हो कैसे वेरिएशन आता है, रिकम्बिनेशन की वजह से भी तो नए जीन्स आ जाते हैं, तो भी हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। वेरिएशंस की वजह से भी कुछ नए चेंजेस सामने आ जाते हैं, ठीक है, तो भी हम समझ जाते हैं कि ये कुछ चेंजेस आ रहे हैं। सो कपल टू एनहांस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, जो भी नेचुरली जो भी सिलेक्शन हुई है, जो भी एनवायरनमेंट को ऑर्गेनिज्म सूट कर गए हैं, तो अगर वो सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस भी करते हैं, सो कपल टू एनहांस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, यानी कि इसके साथ में कपल हो जाए, यानी कि जुड़ जाए, अच्छी ये सिलेक्ट हो गए नेचर वाइज, ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन भी वो अच्छी खासी करें, अच्छा खासा अपना नंबर इंक्रीज़ करें, तो भी नेचुरल सिलेक्शन अगर ज़्यादा ये रिप्रोड्यूस करती है पॉपुलेशन जो सेलेक्ट हो गई, तो हो सकता है हम लोगों को नई पॉपुलेशन जैसा ये जल्दी दिखना शुरू हो जाए, ठीक है। सो अगर हम ध्यान से देखें तो वेरिएशन अगर म्यूटेशन की वजह से हो, रिकम्बिनेशन की वजह से हो या किसी भी चेंज की वजह से हो, तो धीरे धीरे हमें ये नई पॉपुलेशंस बनकर या नई स्पीशीज़ बन के कई बार दिखनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और अगर ये जो आइसोलेटेड हो गई है या अचानक से जो चेंज आया है, अगर ये आपस में ही रिप्रोड्यूस करते रहें, ये चीज़ें तब होती हैं जब बाकी मिक्स्ड पॉपुलेशन के साथ की रिप्रोड्यूस ना कर पाएँ या ना करें और अलग से रिप्रोड्यूस करते रहें और अपना नंबर ये हाईलाइटेड बढ़ा लें और अलग से जो इनमें फीचर्स होंगे वो भी ज़्यादा नेचर में फिर दिखने शुरू हो जाते हैं, तो ये नई पॉपुलेशन लगनी शुरू हो जाती है,
ठीक है, तो इसको ज़रा नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं।
Okay, so I hope you have noted it down. तो वेरिएशंस अचानक से कुछ ऐसे चेंजेस ला सकती हैं, या ये सारे फैक्टर्स, ये सभी फैक्टर्स कुछ ऐसे चेंजेस ला सकते हैं कि नई पॉपुलेशन को इतना अलग कर दें, या जैसे फाउंडर इफेक्ट में हमने देखा कि ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन अलग हो गई किसी भी एक पर्टिकुलर चांस की वजह से। ये एक पॉपुलेशन है जो बिल्कुल अलग आ जाती है, ठीक है। तो अलग जो पॉपुलेशन आ गई उसने अलग ही रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, बाकी से हट के रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो वो हमें एक नई स्पीशीज़ की तरह उभर के दिख सकती है, ठीक है। अब लेकिन ये नेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हमें लेडरबर्ग एक्सपेरिमेंट में दिखी तब जब एम्पिसिलिन नेचर में इंट्रोड्यूस हो गई, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या क्या हो सकता है, ये 3 तरह की सिलेक्शंस हो सकती हैं, स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल, डिस्ट्रप्शन। आप सोच रहे होगे ये क्या चीज़ है, मैं समझाती हूँ आपको। ये देखो, अब यहाँ पे देखो नॉर्मल पॉपुलेशंस 2 तरह की हो गई, ठीक है, 2 या 3 तरह की, कैसे भी हम लगा सकते हैं। मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ, ठीक है। इसको ये देखो, सबसे पहला स्टेबलाइजिंग, एक एक करके सुनो, वो डायग्राम और बाकी टेक्स्ट बाद में देखना आप। तो 3 तरह की हो सकती है, मैंने आपको ये बताया, उनमें से एक स्टेबलाइजिंग होती है। तीनों तरह के क्या नाम होते हैं अभी आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। एक जो मैं बता रही हूँ इसको देखो, स्टेबलाइजिंग टाइप एक हो सकता है स्टेबलाइजिंग, या इसको हम बोल सकते हैं बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन या बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब जीन्स हमारे पास कितने तरह के हैं, 3 तरह के हैं। सपोज करो हम सिकल सेल एनीमिया वाले लेते हैं, तो सिकल सेल एनीमिया में हमारे पास सिकल सेल जीन के हिसाब से हमारे पास क्या आता है, एक तो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन, एक ये सिकल सेल वाला, ठीक है, और एक हेट्रोजाइगस। अब अफ्रीका वाली कंडीशन आ गई, सपोज करो ये जहाँ पे मलेरिया भी बहुत कॉमन है, सिकल सेल एनीमिया भी बहुत कॉमन है। तो सिकल सेल एनीमिया, तो अगर हम इन तीनों पॉपुलेशंस का एक ग्राफ में लें इनको कि क्या क्या इनका नंबर है, तो हम इनको कुछ इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। अरे सॉरी, कि ये तीनों का नंबर बराबर है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं, ग्राफ के एक तरफ है नंबर HbA का, मैं ए लिख देती हूँ सिंपल, ठीक है, ए का, और एक तरफ है नंबर SS का, और बीच में नंबर HbA का, ठीक है। HB वगैरह लिखना चाहिए वैसे, आप लोग वैसे लिखना, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने इस हिसाब से लिख दिया। तो अभी क्या होगा, ये वाली धीरे धीरे टाइम पड़ने के बाद क्या होगा, ये वाली पॉपुलेशन सिकल सेल एनीमिया की वजह से डेथ हो जाएगी, और ये वाली पॉपुलेशन मलेरिया की वजह से। लेकिन ये वाली जो पॉपुलेशन है, ये मिडल वाली जो पॉपुलेशन है, इसको बेनिफिट मिलेगा मलेरिया रेजिस्टेंस का। अब सिकल सेल एनीमिया है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो सिकल सेल एनीमिया भी एक्सप्रेस नहीं होगा, इसकी वजह से भी डेथ नहीं होगी। लेकिन हेट्रोजाइगोसिटी में सिकल सेल एनीमिया क्या करता है, इसको मलेरिया रेजिस्टेंस का कैरेक्टर दे देता है। तो अब ये वाली कंडीशन सर्वाइव कर जाएगी। तो अब हमारे पास जो अगली पॉपुलेशन आती है, या अगला ग्राफ जो हमारे पास आता है, वो कैसा आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा,
जिसमें HbS का नंबर भी आप देख सकते हो कि बहुत ही कम रह जाएगा। HbA का नंबर भी कम रह जाएगा ड्यू टू मलेरिया की वजह से डेथ हो जाएगी इनकी सिकल सेल एनीमिया की वजह से हो जाएगी HbH HbS की। लेकिन ये जो बीच में हैं HbS HbA वाले, ये मैक्सिमम सर्वाइव कर रहे हैं। तो इनका पॉपुलेशन यहाँ पे इस ग्राफ से कंपेयर करके, ग्राफ A से ग्राफ B को कंपेयर करके देखो, तो इसमें क्या हुआ है, हेट्रोजाइगस कंडीशन या दोनों के बीच वाली कंडीशन जो है वो डोमिनेंट हुई है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग या बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन। तो सिकल सेल एनीमिया में क्वेश्चन आ जाता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जांपल ऑफ स्टेबलाइजिंग या बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन। आप कहोगे सिकल सेल एनीमिया। तो इसका बुक क्या ग्राफ देती है वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो बुक ये ग्राफ दे रही है कि ये एक ग्राफ बना दिया, इस ग्राफ को यूं सेंटर में इन्होंने बढ़ा दिया इस तरीके से, यूं सेंटर में इस तरीके से बढ़ा दिया कि सेंटर वाले लोग बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं सिलेक्ट हो गए और आसपास वाले सिलेक्ट नहीं हुए। यानी कि जो मीडियन कैरेक्टर था, दोनों के एवरेज कैरेक्टर था, वो सिलेक्ट हुआ बेसिकली। ये हो गई फिर स्टेबलाइजिंग ग्राफ। ठीक है, तो अब अगला टाइप अगर हम देखें तो अगला टाइप आता है डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव। डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में NS ही लिख रही हूँ, ठीक है, आप समझते हो, आप पूरा लिखोगे। आप एग्ज़ाम में NS वगैरह मत करके आना भाई कि मैडम ने कहा था, मैंने समझाने के लिए लिखना है और जगह भी कम है। ठीक है, तो अब हमने मॉथ्स देखी थी, वाइट और ब्लैक वाला केस याद है। तो उसमें तो वो पर्टिकुलर केस कैसा था, वो पर्टिकुलर केस कुछ ऐसा था कि दो ही तरह के केसेस थे उसमें, एक तरफ वाइट मॉथ और एक तरफ ब्लैक मॉथ। अब जैसे ही इसमें क्या हुआ, अगर बिल्कुल पोल्यूशन वाला एरिया आ गया तो दोनों में से एक एक्सट्रीम की तरफ, ये अगर सेंटर था तो दोनों में से एक एक्सट्रीम की तरफ ये ग्राफ चला गया। पहले ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आया, फिर फाइनली ये किस तरीके से स्टेबल हो गया, इस लाइन के बिल्कुल इस तरफ ही आ गया। तो ये एक डायरेक्शन वाला कैरेक्टर यहाँ पे सेलेक्ट हुआ। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो एग्जांपल है, ये किस टाइप के नेचुरल सिलेक्शन की एग्जांपल है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एग्जांपल है डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव, यानी एक तरफ प्रोग्रेस हो जाना। तो अगर बिल्कुल पोल्यूशन हटा दिया तो ये इस तरफ हो जाता, इस तरफ हो जाता। ठीक है, तो ये दोनों में से, यानी ब्लैक हो चाहे वाइट हो, दोनों में से एक तरफ हो जाता है, बीच में नहीं आता। दोनों बराबर नहीं ना हो गए किसी भी केस में। तो ये डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन थी। ठीक है, जब एक डायरेक्शन चूज़ हो जाए तो डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, और जब बीच का कैरेक्टर चूज़ हो जाए तो स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। अब तीसरा टाइप आप सोच रहे होगे कौन सा होगा, तीसरा टाइप आता है डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। मैं आपको एक बार डायरेक्शनल का जो बुक ग्राफ दिखा रही है वो भी दिखाती हूँ। ये देखो डायरेक्शनल वाला जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के लिए मैंने आपको बताया, ये रहा कि एक पर्टिकुलर, जैसे ग्राफ अब कहाँ पे था, देखो ग्राफ नियरली यहाँ पे था, तो ये इस तरीके से था। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही ऑलमोस्ट चूज़ हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ग्राफ उधर शिफ्ट हो गया बिल्कुल। तो दिस इज़ डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो अब हम थर्ड कैटेगरी पे आते हैं, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन क्या कहती है, अब सोचो जैसे हमने मेलानिज्म का केस किया था, एक अलग केस है
जहाँ पे कुछ स्नेल्स हैं, स्नेल्स होते हैं ना सिप्पियाँ वाले, ठीक है, तो स्नेल्स हैं, तो स्नेल्स 3 कलर के हैं, वाइट कलर के, और वाइट कलर का जीन है बीबी, ब्राउन कलर के ये स्नेल्स है, ठीक है। तो हम केस ले रहे हैं कौन सा, स्नेल्स ऑन सी बेड। ये केस ले रहे हैं, ठीक है। वाइट वाले हैं स्मॉल बीबी, ब्राउन वाले हैं हेट्रोजाइगस, और ब्लैक वाले हैं होमोजाइगस, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो वाइट वाले हैं, मैं ना ये थोड़ा रब कर रही हूँ, स्नेल्स ऑन सी बेड। अब जो वाइट वाले हैं ये कहाँ पे दिखेंगे, सैंड जो होता है सी बेड पे वो वाइट होता है, तो क्योंकि सैंड एट सी बेड, सैंड एट सी बेड वाइट होता है, तो इसके बैकग्राउंड में ये वाइट वाले छिप जाएंगे और यहाँ पे ये बच जाएंगे, ठीक है। बिकॉज क्यों वाइट क्यों होता है वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे सैंड इज कवर्ड बाय बार्नेकल्स। बार्नेकल्स होते हैं एक तरह के आर्थ्रोपोड होते हैं, वो वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। सी बेड इज वाइट बिकॉज as it is covered by barnacles। तो वहाँ पे फिर वाइट वाले जो ये होते हैं स्नेल्स, ये सरवाइव कर जाते हैं। एग्जाम्पल हम किसकी ले रहे हैं, स्नेल्स एट सी बेड, ठीक है। तो ये बच जाते हैं वहाँ पे। फिर ब्राउन वाले की बाद में बात करते हैं। ब्लैक वाले जो होते हैं, समंदर के तट पे जो पत्थर होते हैं वो पूरे काले काले से पत्थर होते हैं, उस बैकग्राउंड में, वाइट बैकग्राउंड में छिप गए वाइट वाले, ठीक है। और ये ब्लैक रॉक्स में ब्लेंड हो गए एक तरीके से, कुड ब्लेंड ऑन ब्लैक रॉक्स। तो जो ब्लैक चट्टाने हैं, या अंदर हों या बाहर हों, ब्लैक चट्टाने हैं या पत्थर हैं, वहाँ पे ये हाइड कर सकते हैं ब्लैक वाले। तो ब्लैक वाले भी बच गए और वाइट वाले भी बच गए, बैकग्राउंड में छिप गए। बार्नेकल्स के बैकग्राउंड में वाइट वाले बच गए, ब्लैक पत्थरों के बैकग्राउंड में छिप गए, और जो ब्राउन वाले हैं दे आर विजिबल ऑन बोथ बैकग्राउंड्स। ये वाली एग्जांपल मिलेगी नहीं आपको कहीं पे वैसे, तो दे आर विजिबल ऑन बोथ बैकग्राउंड्स। तो अब अगर हमारे पास ग्राफ होता है, तीन वाला, तो इसमें क्या होगा, अगर ये वाइट है, ये ब्लैक लगा लो, वाइट लगा लो, और ये ब्राउन लगा लो, तो ब्राउन वाला तो दोनों बैकग्राउंड में से ही किसी पे नहीं बचेगा। तो फाइनल ग्राफ क्या आएगा हमारे पास, फाइनल क्या होगा, फाइनल एक तो ब्लैक बच जाएगा, एक वाइट बच जाएगा, दूसरे वाले बहुत कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अब क्या है, डिसरप्ट हो गया दोनों तरफ। सो डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो,
ये दोनों तरफ डिसरप्ट हो गया, सो ये डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन हो गई। ठीक है, तो ये ज़रा नोट करो। एक मैंने आपको पहले डायग्राम बताई थी कि बैकग्राउंड में आप लोग मेरे को मॉथ की डायग्राम बना के भेजोगे वाइट और ब्लैक बैकग्राउंड पे। वो सिर्फ मुझे गुरलीन ने भेजी है और किसी ने वो होमवर्क नहीं किया आप में से। तो अभी एक तो नहीं तो मैं मैसेज भिजवाऊंगी घर पे होमवर्क नॉट डन का। एक तो वो डायग्राम बैकग्राउंड वाली कि ब्लैक बैकग्राउंड पे दोनों बटरफ्लाइज बना के दिखाओ, ब्लैक और वाइट, और ब्लैक पे वाइट और ब्लैक। और एक मुझे ये वाले ग्राफ्स की जो 3 एग्जांपल्स मैंने बताई है इसकी, ये होमवर्क के तौर पे असाइनमेंट में आप सबमिट करेंगे, तो मुझे सेंड करेंगे। सिर्फ और सिर्फ गुरलीन ने की है पिछली बार और किसी ने नहीं की। मैं घर पे मैसेज भिजवाऊंगी अगर नहीं हुई इस बार तो। जल्दी नोट डाउन करो इसको। दो मिनट या ज़्यादा नहीं है। ऐसे करो, मैं स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए पेजेस टर्न करती हूँ। ये सारा होमवर्क है तुम्हारा, मुझे लिख के सेंड करोगे तुम लोग। यहाँ से शुरू कर लेना, नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू। ये हो जाएगी पेज नंबर 1 तुम्हारे उसका। इसको नोट डाउन करोगे, ठीक है? करो, लो स्क्रीनशॉट। ये लिख के भेजोगे एक तुम, ये ड्रॉ करके भेजोगे, ये नंबर 2 हो जाएगा। लो इसका स्क्रीनशॉट, ये ड्रॉ करोगे, इसके साथ में एग्जांपल्स लिखोगे सारी, ठीक है? एग्जांपल्स के बताती हूँ मैं आपको। ये नोट इसका लो स्क्रीनशॉट। ढंग का बनाना, मेरा थोड़ा हैंड राइटिंग यहाँ पे ठीक नहीं आ रही इस पे बोर्ड पे। अच्छे से ये एग्जांपल लिख के एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया ऐसे प्रॉपर लिखोगे, ठीक है? कि एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि ये एग्जांपल्स इतना कुछ है नहीं आपके बुक में, लेकिन क्वेश्चन इन पे आ जाते हैं जो मैंने एग्जांपल्स इंसर्ट किए हैं। लो इसका स्क्रीनशॉट ज़रा, ये आ जाएगा तुम्हारा पेज नंबर 3 टाइप 3 आ रहा है ना? हाँ, करो नोट, लो स्क्रीनशॉट। ये आ जाएगा तुम्हारा पेज 4 वाला, ठीक है? लो स्क्रीनशॉट। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म प्रॉपर लिखना है। मैंने थोड़ा सा रफ हो गया अब, यहाँ पे हैंड राइटिंग इतनी सही नहीं आती मेरे से, थोड़ा स्टाइलिश गड़बड़ हो गया कल से। तो ये नोट डाउन करो, क्लिक करो पिक्चर्स की। ये 5 पेज मेरे को क्लियर होमवर्क में चाहिए। ये इसमें तो कितनी डिटेल है देखो, है ना? लो स्क्रीनशॉट इसका भी। तो ये 5 शीट्स में 5 स्लाइड्स में जो कुछ भी आया, बेशक मेरा हैंड रिटन था या कुछ भी था, ये सारा कंप्लीट करके एक असाइनमेंट बना के तुम लोग सेंड करोगे इसको, अलॉन्ग विद दैट पिछला होमवर्क जो आप लोगों ने किया नहीं है। गुरलीन का मैं शेयर करूँगी सबके साथ चैट वगैरह में कहीं पे। वेरी ब्यूटीफुल शी हैज़ ड्रॉन। ये 5 पेजेस हैं, स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे तुम लोगों ने। सारा नोट डाउन करके मुझे सेंड करोगे तुम असाइनमेंट सेक्शन में, ठीक है?
ओके तो इसको नोट डाउन करना। टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के साथ ही आ जाता है सारा, और लर्न करो इसको अच्छे से। So that's all for today's lecture. Study 12, study Hardy-Weinberg principle nicely. We have finished our topic of Hardy-Weinberg principle today, so that's all with it. All the best.